तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लस्टर के बारे में। बेसिकली सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझो क्लस्टर का काम क्या है। भाई मान लो मैं नोड का एक सर्वर बनाता हूँ और उसको डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो सिंगल थ्रेडेड है तो सीपीयू की पावर को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाएगा, राइट। बट मैं क्या करूँगा, मैं पहले देखूँगा कि मेरा जो पर्टिकुलर पीसी है या जो भी सर्वर है उसके अंदर कितने सीपीयू हैं, और उनके पावर को मैं यूज़ करूँगा क्लस्टर का यूज़ करके। मैं क्या करूँगा, उसकी कॉपी बना लूँगा, जो भी मेरा सर्वर है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लूँगा। एंड बेसिकली होगा क्या, जब भी कोई मेरे सर्वर को विज़िट करेगा, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा वैसे वैसे जो भी हमारा ट्रैफिक है वो सभी सर्वर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो उससे क्या है, एक ही पर्टिकुलर सर्वर से यानी एक ही पर्टिकुलर पीसी से मैं हर एक सीपीयू का हर एक सीपीयू पे एक अलग सर्वर चला रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, एक ही कंप्यूटर की मदद से मैं ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर पाऊँगा, राइट। भाई मान लो मेरा एक सीपीयू रन हो रहा है, वहाँ पर मैं लेट से 10 लोगों का ट्रैफिक हैंडल कर सकता हूँ। और अगर मैं एक की जगह 5 सीपीयू या 8 सीपीयू यूज़ कर पा रहा हूँ, 8 सीपीयू की पावर यूज़ कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक ही कंप्यूटर की मदद से यानी एक ही सर्वर की मदद से मैं 8 टाइम ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर पा रहा हूँ, करेक्ट। तो यही चीज़ हम लोग करेंगे क्लस्टर की मदद से। तो सबसे पहले हमें अपना सर्वर क्रिएट करना होगा Node.js का। तो यहाँ 2 फाइल हम लोग उसके लिए बनाएंगे, एक सर्वर एक इंडेक्स। सर्वर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास को यहाँ पर बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब जो जावास्क्रिप्ट को अगर आप यूज़ करते हो तो आप इसको ऐसे ना करके कॉन्स्ट रिक्वायर को यूज़ करके आप यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ करोगे, राइट। अब यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा और बेसिकली क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा जो कि हमेशा पब्लिक रहेगा, ऐप नाम का, और उसके अंदर मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेस को कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली मैं इनिशियलाइज़ करूँगा अपनी सारी चीज़ों को, लाइक मोंगोडीबी डेटाबेस से कनेक्ट करना, ठीक है। आपके राउट्स हो गए, वो सारी चीज़ें इनिशियलाइज मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर करूँगा। और ये जो मेरा ऐप है इसको मैं एक्सेस करूँगा अपनी index.ts फाइल के अंदर, लाइक दिस। पहले मैं लिखूँगा कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू न्यू सर्वर, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे जो मेरी ये क्लास है इस क्लास को यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसका ऐप एक्सेस कर पाऊँगा, इसका वेरिएबल। फिर हम यहाँ पे ऐप को एक्सेस करेंगे और फिर ऐप की मदद से हम यहाँ पे सर्वर को ऑफ कोर्स लिसन कर सकते हैं, लेट से पोर्ट नंबर 5000 पे। तो ये जस्ट एक मैं नॉर्मल सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ Node.js का, राइट, यूजिंग एक्सप्रेस। तो अब ये मैं एक्सेस कर पाऊँगा इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल, और इसका क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, जिसकी मदद से राउट्स मोंगोडीबी सारी चीज़ें मेरी कनेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं लिखूँगा console.log सर्वर इज़ रनिंग, मेरा सर्वर रन हो रहा है। अब ये तो बात हो गई जो आप ऑलरेडी करते आ रहे होंगे। अब इस क्लस्टर का क्या फ़ायदा है, बेसिकली सबसे पहले तो आपको 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। वो लाइब्रेरीज़ कौन सी हैं, एक ओएस एंड एक क्लस्टर, जिनके लिए आई गेस अभी टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए हम इनको इस तरीके से यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट ओएस इज इक्वल टू रिक्वायर ओएस एंड सिमिलरली क्लस्टर इज इक्वल टू रिक्वायर क्लस्टर। एंड अब यहाँ पर बेसिकली पहले चलो टेस्ट करके देखते हैं। हमने OS लाइब्रेरी किस लिए इंस्टॉल करी, क्योंकि जब हम अपने क्लस्टर का यूज़ करेंगे सबसे पहले तो हमें ये पता निकालना पड़ेगा ना कि कितने नंबर ऑफ़ CPUs हैं, उसके हिसाब से तो हम कॉपी बना सकते हैं अपने सर्वर की। तो यहाँ पर OS के अंदर एक फंक्शन होगा CPUs। तो ये जो CPU है इसकी मदद से बेसिकली मैं चेक कर सकता हूँ अपने CPUs को। सो लेट से मैं अपनी cluster.ts वाली फ़ाइल को डायरेक्टली रन करता हूँ। एक सेकंड, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, हाँ। तो देखो यहाँ पर मेरे जितने भी अभी जो मेरा मैकबुक प्रो है उसके अंदर जो भी सर्वर्स हैं, जो भी CPUs हैं वो यहाँ पर आ गए। इंटेल कोर का यहाँ पर CPU है 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का, ठीक है। एक तो ये है मेरे पास अवेलेबल जो कि आइडल है। जो भी आइडल इस तरीके के CPUs होंगे वो सारे मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। और हर एक के अंदर कुछ टाइम है, सिस्टम है, आइडल है या क्या है, वो सारी इसके मतलब CPU की डिटेल्स हैं। तो इन CPU का हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे यहाँ पर इस फाइल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका मास्टर और एक होता है आपका बाकी के सारे वर्कर्स। तो बेसिकली मास्टर का क्या मतलब है, मेन जो आपका CPU है वो, और वर्कर वो बाकी के सारे जिनके अंदर हम अलग अलग कॉपी बनाने वाले हैं अपने सर्वर की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चेक लगाऊंगा जो मेरा क्लस्टर है क्या वो मास्टर है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है इज़ मास्टर, तो इसको मैं कॉल करूँगा जिससे मुझे पता चले ये मास्टर है या नहीं।
अच्छा ये बुलियन वैल्यू है, नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे मैंने इसको खोल के देखा तो इसको मैं हटा देता हूँ, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। आई होप आपको पता है कोई भी लाइब्रेरी की फ़ाइल को कैसे खोलना होता है। अपने कंट्रोल की को होल्ड रख के अगर आप इसके ऊपर जाएंगे एंड देन क्लिक करेंगे तो आप खोल सकते हो। एनीवे तो आपने यहाँ पे चेक करा कि क्या ये मास्टर प्रोसेस है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग मास्टर प्रोसेस इज़ रनिंग, ठीक है। ये हमारी मास्टर प्रोसेस रन हो रही है। मास्टर के अंदर मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाऊँगा। लेट पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नंबर ऑफ CPUs। नंबर ऑफ CPUs नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे क्लस्टर हैं, क्लस्टर डॉट सॉरी नॉट क्लस्टर, OS डॉट CPU डॉट लेंथ। तो यहाँ पर मैं इनकी लेंथ निकाल लूँगा जिससे मुझे पता चल जाए कितने CPU मेरे पास अवेलेबल हैं। एक सेकेंड में यहाँ पर क्या करूँगा, लेट i इज़ इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन नंबर ऑफ CPU डॉट, अच्छा ये तो खुद ही नंबर है, एंड देन i प्लस प्लस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बेसिकली फॉर लूप रन कर रहा हूँ हमारे जितने भी नंबर ऑफ CPU हैं उतने तक। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लस्टर के अंदर एक फंक्शन होता है फॉर्क नाम का। तो ये फॉर्क क्या करेगा, बेसिकली जो भी हमारा मेन सर्वर था उसकी एक और कॉपी बना देगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जनरली आप क्या करते हो, जो index.ts वाली फाइल है इसको डायरेक्टली रन करते हो, बट अब आप इसको रन करने की जगह इसको रन करोगे ताकि आपके जो नंबर ऑफ CPUs हैं उनकी कॉपी बन सके जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर। और एल्स अगर मान लो आपका प्रोसेस मास्टर नहीं है, ऑलरेडी वर्कर है, ठीक है, यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि जब ये वाली फाइल के मल्टीपल इंस्टेंसेस बन जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक सर्वर हो जो कि मास्टर है, एक ऐसा होगा जो मास्टर नहीं है, जो आपने फॉर्क क्रिएट करा है वो है। तो उस टाइम पे हम लोगों को यहाँ पर फॉर्क के अंदर ये इफ़ वाली लूप रन नहीं करनी। उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, अपना जो इंडेक्स वाला सर्वर है उसको हम लोग कॉल करेंगे, राइट। तो बेसिकली इस केस के अंदर आप यहाँ पर ये वाली फाइल को रन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हो, चाहो तो एक क्लास बना लो, क्लास जिसका आप नाम दे दो इंडेक्स, एंड इसके अंदर लेट से एक स्टैटिक मेथड आप बना लो। और ये स्टैटिक मेथड ना बना के, वेट, ये सारे का सारा कोड मैं इधर पहुँचा देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ इट शुड बी सर्वर इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड जो ये हमारा फंक्शन है ये यहाँ पर नहीं आएगा, हम एक और फंक्शन बना लेंगे इनिट नाम का। इनिट के अंदर उठा के हम इसको डाल देंगे जहाँ पे ये हो जाएगा दिस डॉट सर्वर, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्लस्टर वाली फ़ाइल है, इस क्लस्टर वाली फ़ाइल के अंदर हम लोगों को क्या कॉल करना है, ये इंडेक्स कॉल करना है, सॉरी इंडेक्स का इनिट कॉल करना है। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू इंडेक्स एंड इस इंडेक्स का मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इनिट फंक्शन। अब देखो यहाँ पर ये जो सर्वर है ये एक्सेसिबल होना नहीं चाहिए बाहर से, तो इट शुड बी प्राइवेट, एंड ताकि ये यहाँ पर ना दिखाए, राइट। और मैं यहाँ से इसका इनिट कॉल कर दूँगा सिंपली, एंड ये न्यू वेरिएबल के अंदर सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो अब ये क्या कॉल करूँगा, जो भी मेरा प्रोसेस होता है नोड का, प्रोसेस डॉट PID। तो इस PID की मदद से मुझे नंबर मिल जाएगा जो भी मेरा पर्टिकुलर सर्वर है उसका, ठीक है। तो ये हर बार मतलब कि जब भी कोई दूसरा फॉर्क यानी कि दूसरा वर्कर होगा वहाँ पर ये अलग होगा। तो हमने एक बार और बता देता हूँ क्या करा, हमने जो हमारा मेन मास्टर था उसको कॉल करा, उसके अंदर हमने एक बार लूप चलाई जितने भी CPU अवेलेबल थे उन तक, और हमने हर एक के लिए एक फॉर्क बना दिया। फॉर्क मतलब कि हमने सेम सर्वर को एक तरीके से कॉपी कर लिया, उसका डुप्लीकेट बना दिया, ताकि अब प्रोसेस इस पर भी रन हो मास्टर पे और जो डुप्लीकेट बनाया उसके ऊपर भी रन हो, ठीक है। और जब डुप्लीकेट के ऊपर रन होगी तो अब की बार मुझे उसे इफ़ लूप में ना पहुंचा के एल्स में पहुंचाना है, ताकि वो ये वाली चीज़ को कॉल करे, राइट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एल्स लूप लगाई है, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका सर्वर कभी फेल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लस्टर के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जिनमें से एक इवेंट है ऑन नाम का, और ऑन के अंदर अपना एक इवेंट है एग्जिट नाम का। अगर आप इसको ओपन करोगे तो शायद यहाँ हो भी, ये देखो ये बहुत सारे इवेंट हैं। एग्जिट नाम का है फॉर्क, लिसनिंग, मैसेज, ऑनलाइन सेटअप, डिस्कनेक्ट। तो इनमें से एक है अपना एग्जिट नाम का। एग्जिट जब भी होगा, मान लो जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसा प्रोसेस था जो कि एग्जिट हो गया, मान लो लेट से मेमोरी की इश्यू था या जो भी इशू था जिस वजह से जो आपका फॉर्क था वो पर्टिकुलर फॉर्क यानी कि वो पर्टिकुलर वर्कर एग्जिट हो गया, तो उस केस में आप फिर से एक और फॉर्क बना लो, ठीक है। आपका एक फॉर्क डिस्ट्रॉय हो, आपने एक और फॉर्क बना लिया। आप यहाँ पे कंसोल लॉग करना चाहो, कंसोल डॉट लॉग वन वर्कर
destroyed, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना, ताकि आपको पता लग जाए। तो बेसिकली यहाँ पर मास्टर है हमारा और दूसरा क्या है, वर्कर। वर्कर्स क्या हैं, वर्कर्स वो हैं जो हमने क्लस्टर डॉट फोर्क यूज़ करके फोर्क करा है। फोर्क मतलब कि उनकी कॉपी बनाई है ना। इसकी मदद से हमने क्या करा है, इनकी कॉपी बनाई है। एक बार और दिखा देता हूँ। मैंने मास्टर लिया, नंबर ऑफ़ सीपीयूज़ निकाले, देन उसके बाद मैंने एक लूप चलाया और हर एक सीपीयू के लिए एक नया कॉपी बना दिया अपने सर्वर का। एंड देन जब भी कोई मेरा क्लस्टर एग्जिट करेगा तो उस केस में मैंने उसकी फिर से कॉपी बना ली, मतलब अगर डाई हो जाएगा किसी भी रीज़न की वजह से, ताकि वापस से वो अवेलेबल हो जाए। तो बेसिकली अब मैं इसको रन करूँगा, है ना। और क्योंकि मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है इसलिए मैं TS नोड का यूज़ करूँगा ताकि ये डायरेक्टली रन हो जाए टाइप स्क्रिप्ट के एक्सटेंशन के साथ ही। लेट्स सी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मास्टर प्रोसेस इज़ रनिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी PID को एक्सेस किया था। और सर्वर इज़ रनिंग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा सर्वर है वो रन कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे इतनी सारी कॉपी बन गई इसलिए इतनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, अब ये 6-7 बार आ रहा है क्योंकि हमारे इतने CPU अवेलेबल थे, तो उतनी बार ये इसकी कॉपी बन चुकी है। एक काम करता हूँ, जो मेरा सर्वर है इसके अंदर लेट से मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, दिस डॉट इनिट राउट्स। ठीक है, और ये जो इनिट राउट्स नाम का मेरा फंक्शन होगा इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपनी क्लास के अंदर, है ना। और इसको भी फ़िलहाल एग्ज़िट कर देता हूँ मैं। और ये जो इनिट राउट है, इनिट राउट के अंदर मैं एक राउट बना लेता हूँ ताकि हम अपने सर्वर को टेस्ट भी कर पाएँ। सो लेट से मैं एक गेट रिक्वेस्ट बनाता हूँ जिसका नाम होगा /API, जिसके अंदर से हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड सक्सेस, एंड यहाँ पर आ जाएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, राइट। तो ये नेट राउट नाम का मैंने बना लिया। अब यहाँ पर मैं फिर से कॉल करता हूँ सेम चीज़ को एंड अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ साथ में। तो ब्राउज़र के अंदर मैं लोकल होस्ट 5000/API, सॉरी ओनली API। तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है सक्सेस, तो हमारा सर्वर भी सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, और उसके इतने सारे फॉग भी बन गए हैं। और अब मैं यहाँ पे आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अगर आप क्लस्टर की Node.js के क्लस्टर में आ जाओ तो और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे वर्कर के आई शुड से इवेंट्स हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जिट इवेंट का यूज़ करा है, ऐसे एरर है, डिस्कनेक्ट है, लेसन है, मैसेज है, ऑनलाइन डिस्कनेक्ट, बहुत सारी चीज़ें। आप वर्कर की ID निकाल सकते हो अगर आप उस वर्कर के साथ बाद में कुछ यूज़ करना चाहते हो, राइट। और इसी तरीके से जो हमारा क्लस्टर है डॉट वर्कर से सारे वर्कर आ जाएंगे, मास्टर है या वर्कर है वो आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और एक सैम्पल कोड भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस टाइप का ही कुछ कोड हमने यूज़ करा है अपना अलग तरीके से बस, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने भी फॉर्क बनाए हैं इसके काफ़ी सारे, और सभी के सभी सर्वर आपका सेम ही पोर्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि सेम ही डोमेन का यूज़ करेंगे।